everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and let's continue our Constitution series. तो कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ में हम लोग जो है नेचर ऑफ और फेडरल सिस्टम देख रहे थे और ये पार्ट बी है उसका। अभी तक हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं कि जो एसेंशियल फीचर होते हैं फेडरल पॉलिटी के वो क्या क्या होते हैं। तो उसमें हमने फर्स्ट देखा, जस्ट अ क्विक रिविजन, तो डुअल गवर्नमेंट होती है, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, सुप्रीमेसी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की होगी, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स हमने डिस्कस किया। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। तो आज के इसमें हम देखेंगे जो पेक्यूलर फीचर्स होते हैं इंडिया के फेडरलिज्म के, वो कौन से होंगे, राइट। तो पेक्यूलर फीचर में सबसे पहले आता है मोड ऑफ फॉर्मेशन, कि भाई अगर कोई सिस्टम बन रहा है, लेट्स से वो यूनिटरी हो, फेडरल हो, तो सबसे पहले उसका मोड ऑफ फॉर्मेशन वो बना कैसे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमेरिका को अगर हम लोग कंपेयर हमेशा करेंगे तो फेडरल सिस्टम की जब भी बात आएंगे हम लोग अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, अमेरिका में जो फेडरल सिस्टम बना था, फेडरल गवर्नमेंट बनी थी, वो कैसी, वॉलंटरली अग्रीमेंट बिटवीन द नंबर ऑफ सॉवरेन एंड द इंडिपेंडेंट स्टेट। तो वहाँ पे क्या थे उस टाइम पे, एक अलग अलग स्टेट थे ऐसे, ठीक है, अलग अलग स्टेट थे। अब उन्होंने क्या किया, आपस में एक अग्रीमेंट बना लिया वॉलंटरली, ठीक है, और वो सारे सॉवरेन थे आपस में, ठीक है, इंडिपेंडेंट, इन्होंने एक अग्रीमेंट बना लिया वॉलंटरली अग्रीमेंट कि ठीक है भाई हम सब एज यूनिट्स की तरह रहेंगे करके। तो ये अमेरिका का हो गया। तो अगर लेकिन हम इंडिया की बात करें, इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो फेडरलिज्म इन इंडिया इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है। मतलब हमने इंडिया में ये जो इंडिया का फेडरलिज्म है, ये पूरा जो हमारा कंट्री इंडिया है, ये हमने सारे स्टेट को मिला के एक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से नहीं बनाया कि भाई लेट्स से फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस हम लोग जो है एक कंट्री बना रहे, नहीं, ठीक है। लेकिन ये किसके ऊपर बेस्ड था, बट वन ऑफ अ प्रिंसिपल, ठीक है। अब इंडिया में जो सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में क्या था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडिपेंडेंस के पहले अगर आपको पता हो तो अलग अलग एक्ट्स आए थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के टाइम पे क्या था, एक सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। कैसा था, सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली बार इंट्रोड्यूस कराया कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल, ठीक है। तो इस एक्ट के पहले तक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के पहले तक क्या था, इंडिया एक सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट, कौन सा, फेडरल का, और उन्होंने यूज़ किया एक्सप्रेशन दैट इज़ अ फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये टर्म उन्होंने यूज़ किया कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में पहली बार। अब ये जो है फाउंडेशन फॉर द फेडरल सेटअप, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फेडरल सेटअप का जो फाउंडेशन है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम का फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इंडिया ने अडॉप्ट किया है एक लूज फेडरल सिस्टम, ठीक है। अब लूज फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, लूज फेडरल सिस्टम मतलब होता है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल यूनिट, मतलब कि जो यूनियन है इसे तो भाई आप जो है डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन जो यूनिट्स है उन्हें जो है आप क्या कर सकते हो, दे आर डिस्ट्रक्टेबल। वही अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। अब अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में क्या होता है कि इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनिट्स, तो वहाँ पे दोनों ही चीज़ें जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देन अगर हम आगे बढ़े पॉइंट बी पे, ठीक है, तो बी है हमारा पोजीशन ऑफ द स्टेट इन फेडरेशन। तो भाई अब स्टेट की क्या पोजीशन है, ठीक है। स्टेट की पोजीशन की बात करें तो सेम हम यूएसए और इंडिया को कंपेयर करेंगे और फिर हम देखेंगे, ठीक है। ओके, सो यस, यूएसए में क्या है, सिंस द स्टेट हैड अ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब यूएसए में क्या है, अमेरिका में फेडरेशन बनने से पहले ही जो अलग अलग स्टेट थे तो इनकी क्या थी, एक वो खुद ही आपस में एक सोवरेन थे, इंडिपेंडेंट उनका एक एग्जिस्टेंस था,
ठीक है। लेकिन अगर इंडिया के केस में अगर हम देखें तो इंडिया के केस में एज सच ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इंडिया में तो इवन जो स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थे, तो उनका जो ना तो वो सॉवरेन थे, ना ही वो इंडिपेंडेंट थे, राइट। क्यों? क्योंकि जो उन्हें ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो थोड़े बहुत डेलीगेशंस किए हुए थे कि ओके आप ये सब देख सकते हो, बाकी जो कम्युनिकेशन हो गया, इवन इंटरनेशनल रिलेशन, तो इन सब के मैटर में कोई भी जो इंडिया का जो स्टेट्स था, प्रोविंसेस थे उस टाइम पे, कोई सॉवरेन या इंडिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। देन अगर हम आगे देखें, और साथ ही साथ जो रेसिड्यूरी पावर है, रेसिड्यूरी पावर आर रिजर्व टू द स्टेट बाय द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो रेसिड्यूरी पावर होते हैं ना कि भाई लेट्स से एक तो हो गए यूनियन को जाएंगे, ठीक है, सेंट्रल, देन एक सेंट्रल मैटर, एक होता है स्टेट मैटर, फिर आता है एक रेसिड्यूरी जो बचे हुए हैं। तो ये जो रेसिड्यूरी पावर थे ये जो है स्टेट्स के पास है अमेरिका में, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग इंडिया की बात करें ना, आर्टिकल 248 बात करता है इसमें कि जो रेसिड्यूरी पावर है ये हमारे यहाँ पे यूनियन के पास है, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट हमने ना कनाडा के जो कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया, ये वाला रेसिड्यूरी पावर यूनियन के पास रहेगा ये, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़े, ये जो कंपैरिजन है कि कैसे जो है हमारा फेडरल सिस्टम जो है वो लूज फेडरल सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है स्टेट क्या है, स्टेट अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं वहाँ पे, स्टेट का खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडिया में सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ महाराष्ट्र सुना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूपी, नहीं, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। उसी में स्टेट के लिए लिखा हुआ है सारे प्रोविजन, एंड यूनियन के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, राइट, ठीक है। अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे जो है अगर कोई अमेंडमेंट करना होता है ना तो स्टेट का कंसल्टेशन इज़ द मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, उनको स्टेट को कंसल्ट करना। बट इंडिया में ऐसा नहीं है भाई, बहुत फ्यू इंस्टेंस ऐसे हैं जहाँ पे स्टेट को कंसल्ट किया जाता है। कब? जब वो पर्टिकुलर स्टेट जो है वो अफेक्ट हो रहा है तब, या जब कोई अमेंडमेंट करनी हो कॉन्स्टिट्यूशन में। बाकी बहुत सारी चीज़ें तो क्या है, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती है, राइट। तो इसीलिए इंडिया में बहुत कम इंस्टेंस है जहाँ पे स्टेट का कंसल्टेशन लिया जाता है, ओके। देन अगर हम आगे बात करें कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे इक्वालिटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ स्टेट है। मतलब लेट्स से कि वहाँ पे अगर 50 स्टेट है तो सबको क्या है, जो इक्वल, लाइक सबको 1-1 सबका होगा, चाहे मैटर नहीं करता कि इनका एरिया कितना बड़ा है, राइट, पॉपुलेशन क्या है, नहीं, सबको जो है वो एक इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इंडिया की बात करें हम तो हमें भी पता है जब जो है फाइनेंशियल की अगर हम बात करते तो वहाँ पे भी 5 कंपोनेंट होते हैं, लाइक एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। अभी तो जो हम देख रहे कि डिलिमिटेशन कमीशन है, तो ये बहुत सारे जो फैक्टर है यहाँ इंडिया में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर 28-29 स्टेट है तो सबको सिर्फ एक ही जो है चांस मिले या उन्हें जो है रिप्रेजेंटेशन जो है उसके अकॉर्डिंग मिले, नहीं। तो इंडिया में कोई थियरी ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेट राइट नहीं है जो कि अमेरिका में है, ठीक है। एंड नो इक्वालिटी, ना ही रिप्रेजेंटेशन की भी इक्वालिटी का नहीं है यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट, राइट। तो देर इज नो इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। बट वही अमेरिका में जो इक्वालिटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ स्टेट जो है वो देखा जाता है, ठीक है। देन आता है नेचर ऑफ पॉलिटी पे। तो नेचर ऑफ पॉलिटी की बात करें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या देखते हैं, डुअल पॉलिटी है, डुअल सिटीजनशिप है। लेकिन इंडिया में है क्या डुअल सिटीजनशिप? इंडिया में नहीं है। डबल सेट ऑफ ऑफिसर तो नहीं, हमारे यहाँ जो है जैसे कि सिविल सर्विसेज होती है तो वो ऑल इंडिया ऑफिसर्स जो जैसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, तो ये हमारे डबल सेट ऑफ ऑफिसर नहीं है। डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट वहाँ पे स्टेट के अलग होंगे, नहीं, हमारे यहाँ पे क्या है, एक ही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फॉर होल कंट्री इंडिया के लिए है, राइट। तो यहाँ जो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हम देखते हैं कि जो पॉलिटी का नेचर डुअल है, सिटीजनशिप हो गया, तो यहाँ पे इंडिया में ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं है, ठीक है। सिटीजनशिप हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, राइट, ये सारी चीज़ें। देन हम लोग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायसेस है। तो क्यों हम लोग स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायसेस की बात करते हैं यहाँ पे, ओके। सो देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट टू इशू द डायरेक्शन अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर ड्यू कंप्लायंस विद द लेजिस्लेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ यूनियन। मतलब हमारे यहाँ पे क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट चाहे
तो क्या है, डायरेक्शन देती है स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि जो पर्टिकुलर कुछ कोई इशू हो उससे कंप्लायंस करने के लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लिए, दैट इज़ इन द आर्टिकल 256 टू 257 एंड आर्टिकल 365। ये सुपरसीड करती है स्टेट गवर्नमेंट को जो अगर रिफ्यूज़ करे टू कंप्लाई, अगर लेट्स से यूनियन गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दिया फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और स्टेट गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, कंप्लाई करने के लिए, तो फिर अब क्या करेगा, यह यूनियन गवर्नमेंट सुपरसीड करेगा, राइट। और जैसे 356 है, 356 जो है प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। तो ये क्या करता है, प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, जब ब्रेक डाउन होता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का, तो उस केस में क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, राइट, ठीक है। तो चाहे तो गवर्नमेंट जो गवर्नर है वो रिपोर्ट दे सकता है कि भाई इस पर्टिकुलर स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गई है, राइट, या तो फिर सुओ मोटो भी ले सकते हैं। तो ये इंस्टेंस है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि भाई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायसेस है, राइट। और जो फाइनेंस कमीशन होता है, तो इवन द स्टेट को फाइनेंस के लिए भी स्टेट पे डिपेंड, सेंट्रल पे डिपेंड होना होता है। तो ये कुछ इंस्टेंस है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायसेस तो है, राइट। अब कुछ क्रिटिक्स पे आते हैं, तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी किया जाता है इंडिया के फेडरल सिस्टम को। अब वो क्रिटिसिज्म कैसा, वो कहते हैं कि भाई जो ये जो सिस्टम है ना गवर्नमेंट का, ये कैसा है, एक क्वासी फेडरल सिस्टम है। अब क्वासी फेडरल का मतलब क्या है कि यूनिटरी स्टेट विद अ सब्सिडियरी फेडरल फीचर, मतलब ये यूनिटरी तो है, यूनिटरी स्टेट है, लेकिन इनका जो है वो फेडरल फीचर है, लेकिन कैसे है, सब्सिडियरी फेडरल फीचर है इनके पास, बल्कि होना क्या चाहिए, फेडरल स्टेट विद सब्सिडियरी यूनिटरी फीचर। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, यूनिटरी फीचर जो है वो ज़्यादा हावी एज कंपेयर टू फेडरल स्टेट फीचर, राइट। ये सिस्टम है। अब कह रहे हैं कि जो इंडिया जो है ना इज़ अ केस ऑफ सुई जेनेरिस। सुई जेनेरिस मतलब क्या होता है, सुई जेनेरिस मतलब अलग ही, एक यूनिक सा है, राइट, मतलब जो उनकी कंडीशन को सूट करे, भाई उन्होंने अपनी तरह से मॉल्ड किया है। एक ग्रैमल ऑस्टिन ने इंडिया के फेडरलिज्म के ऊपर बोला है कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है ना, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या होता है, लेट्स से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है जहाँ पे एक तो है स्टेट गवर्नमेंट, एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। अब इनके बीच में जो है लेट्स से कोई लॉ पास हुआ है या कुछ बिल पास हुआ है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या होती है कि एक कॉपरेशन बिठाया जाए दोनों के बीच में, राइट। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है करके। बहुत सारे इंस्टेंस पे ऐसा होता है कि जो है सेंट्रल जो है वो डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को, ठीक है, और कभी कभी हो सकता है जो स्टेट्स जो है वो लॉ बना सकता है, लेट्स से लेजिस्लेशन ने अगर किसी इस पे लॉ नहीं बनाया है तो स्टेट भी बना सकता है, ठीक है। तो ग्रैमल ऑस्टिन ने कहा है कि जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो इसी के साथ ये टॉपिक जो है हमारा फेडरलिज्म का ये कंप्लीट होता है। हमने 2 पार्ट में से पढ़ा है कि हमेशा याद रखना है कि इंडिया का जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है, एक इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, मतलब यूनियन को आप चाह के भी जो है वो डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ जो यूनिट्स है, जो स्टेट है, ये डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। मतलब लेट्स से दो स्टेट है ए बी, उनको मिला के एक बना दिया, राइट। तो इनमें जो चेंजेस है वो हो सकता है, बट जो यूनियन है दैट इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल। बट अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट और यूनिट्स, राइट। ओके, इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक के केसेस देखेंगे। थैंक यू सो मच।